बेटा आज हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल होते हैं पुरानी, जो अगर कहें परिभाषा के अकॉर्डिंग, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। प्राकृतिक स्रोत होते हैं कुछ अम्लों के, कौन कौन से? जैसे कि संतरा है, संतरा में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड और चींटी के डंक में मीथेनोइक एसिड। और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स हमें काटते हैं वो सब क्या छोड़ते हैं? मीथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। इसी के कारण हमें अपनी स्किन में खुजली का अनुभव होता है। लेकिन वैज्ञानिक अर्हीनियस हुए, उनने 1884 में आयनन सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन से? अर्हीनियस। क्या किया? आयनन सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जब ये आयनन सिद्धांत आया तो इसके अकॉर्डिंग नई परिभाषा आई अम्ल की। वो क्या आई? तो बिलियन में क्या आई? अर्हीनियस के अनुसार या आयनन सिद्धांत के अनुसार, सबसे पहले अर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार क्या आई परिभाषा? कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते, और कोई धनायन नहीं देते। क्या कहलाते हैं? अम्ल। ओके, इतनी बात आई समझ में? क्या आई कि जब अर्हीनियस का आयनन सिद्धांत हुआ, आया, उन्होंने प्रस्तुत किया, तो आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा बदल गई। अम्ल की परिभाषा क्या हो गई कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त तो और कोई धनायन मुक्त नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है, ये जब टूटते हैं, ये आयनीकृत होते हैं, तो ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। देखो इन सब में देखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H आयन दे रहा, इसके अतिरिक्त और कोई धनायन तो दे नहीं रहा। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन आयन दे रहा, इसके अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं दे रहा। सल्फ्यूरिक अम्ल भी ऐसा ही कर रहा है, और एसिटिक एसिड भी हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन दे रहा है, और कोई इसके अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुए? ये सारे के सारे क्या हुए? अम्ल। लेकिन बाद में क्या है, जो हाइड्रोजन आयन होता है ये अतिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अतिक्रियाशील होता है। और जब हम कह रहे हैं आयनीकृत हो रहा है तो जल में आवश्यकता होती है, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब जलीय विलयन आयनित होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन
देता है। ठीक है, उसी तरीके से जब नाइट्रिक एसिड का जलीय विलयन में आयनीकृत होता है तो ये भी हाइड्रोनियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन देता है, सॉरी नाइट्रेट आयन देता है। आई बात समझ में? तो क्या फिर से देखेंगे अम्ल क्या होते हैं। तो पुरानी मान्यता के अनुसार वो थे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, स्वाद में खट्टे होते थे। प्राकृतिक स्रोतों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जब अर्हिनियस का आयनन सिद्धांत आया तो इन्होंने बताया कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। ओके, लेकिन जब हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अतिक्रियाशील होता है और जब जल में विलय होता है तो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देता है। तो बाद में इनकी क्या परिभाषा हुई कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अम्ल। उसी तरीके से क्षारक की बात करें, साथ में देख लेते हैं अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता वर्ड याद रखना, अम्ल की होती है क्षारकता और क्षारक की होती है अम्लता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो अम्ल की क्षारकता होती है ये क्या है? तो अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापनशील होते हैं, वो हाइड्रोजन आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, ये देता है एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड। अगर हम बोले कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी है तो बोलोगे एक। क्यों? क्योंकि ये एक हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है? मुक्त। उसी तरीके से अगर हम बोले सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी है तो यहाँ कितनी आएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी आएगी? 2। तो इस क्षारकता के हिसाब से अम्लों को 3 भागों में बांटा गया है, एक क्षार की है, द्वि क्षार की है और त्रिक्षार की है। मतलब जो एक हाइड्रोजन आयन मुक्त करे वो एक क्षार की है, जो 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त करे वो द्वि क्षार की, और जो 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त करे वो त्रिक्षार की है, जैसे कि फास्फोरिक अम्ल है H3PO4। ये है हमारा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक एसिड। तो ये क्या करता है? ये जब आयनीकृत होता है तो ये फॉस्फेट आयन और 3 हाइड्रोजन आयन देता है। जब 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इस अम्ल की क्षारकता कितनी है? 3, अर्थात एक कैसा है? त्रिक्षार की है। ये एक क्षार की है, ये द्वि क्षार की है और एक त्रिक्षार की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षारक। क्षारक ठीक है, क्या होते हैं? वही पुरानी परिभाषा के अनुसार स्वाद में कसैले होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लेकिन फिर जब अर्हिनियस का आयनन सिद्धांत आया तो अर्हिनियस ने बताया कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव, क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या होगा अर्हिनियस के अनुसार? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा और कोई ऋण आयन मुक्त नहीं करते हैं, ऋण आयन नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH,
जब आयनीकृत होता है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। KOH पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। NH4OH तो अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ये सब क्या कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं और हाइड्रोक्सिल आयनों के अलावा और कोई अतिरिक्त ऋण आयन नहीं दे रहे हैं। ये सारे क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। और अब बात होती है कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है? किसमें? क्षार और क्षारक में क्या अंतर है? ठीक है, तो जो सभी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो सभी कहलाते हैं क्षारक, लेकिन वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक। आई बात समझ में? फिर से देख लो, क्षारक क्या होते हैं? जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? क्षारक। लेकिन क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक। तो हम क्या कह सकते हैं? सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये अगर आ जाए इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है हमारा वही, जैसे हमने पढ़ा था अम्ल की क्षारकता। अब टॉपिक क्या है? क्षारक की अम्लता। और सेम है, वो हाइड्रोजन आयनों की संख्या जितनी थी वो उसकी क्षारकता कहलाती थी। इसमें जितनी हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होगी मुक्त करने में वो उसकी क्या कहलाएगी? अम्लता कहलाएगी। जैसे देख लेते हैं, NaOH है, KOOH है, तो ये क्या दे रहे हैं? सोडियम आयन प्लस ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये टूटता है तो एक कैल्शियम आयन देता है प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ओके, उसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो एक मैग्नीशियम आयन और 2 हाइड्रोक्सिल आयन। अगर वही बात हम कहें NaOH की अम्लता कितनी है तो 1, क्योंकि ये एक हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। अगर हम कहें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी है तो 2, क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा है। अम्लों के सामान्य गुणधर्म नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो क्या है? पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। दूसरा, अगला क्या है? ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। सक्रिय धातु से जब अम्ल क्रिया करता है तो बनाता है लवण, और क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सक्रिय धातु मान लो कॉपर ले लो, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, ये भी प्रबल अम्ल है, तो क्या बनेगा? ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और सक्रिय धातु से जब अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तीसरा क्या होगा?
हम उदासीनीकरण की क्रिया आपको समझा चुके हैं, ये क्षारक के गुण में भी जाएगा और अम्लों के गुण में भी जाएगा। तो क्या है हमारा अगला कि ये उदासीनीकरण की क्रिया देखते हैं। उदासीनीकरण की क्या हुई, जब अम्ल क्षारों से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, यही थी हमारी। तो इसका एक गुण भी हुआ कि जब अम्ल क्षारों से क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। अगला है हमारा जो प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक बोले तो किसी भी चीज को गला देने के लिए। हम देखते हैं, कहते हैं तेजाब फेंक दिया, स्किन जल गई, जितना डैमेज आग से जलने पे नहीं होता उतना अम्ल से जलने पे होता है। क्यों, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं, ये अंदर तक वस्तुओं की तह तक उनको गला देते हैं। तो प्रबल जो अम्ल होता है वो प्रबल संक्षारक की तरह कार्य करता है। आगे का टॉपिक आगे की क्लास में पढ़ाएंगे।